दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे भारतीय प्रस्तावना की। हमने इससे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखा था और उसके बाद इसमें से चूँकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मुख्य मुख्य टॉपिक हैं उसको हम लोग पहले कवर करेंगे। तो उसमें से आज हम लोग भारतीय प्रस्तावना को पढ़ते हैं। तो प्रस्तावना की शुरुआत होती है, देखिए यहाँ से, भारत का संविधान उद्देशिका, जिसमें बोला गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसे समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एक एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रतीत करते हैं। तो ये आप हर कोई भी बुक में भी आप देखिएगा कि उससे पहले पन्ने पे ये प्रस्तावना को दिया रहता है। तो यहीं से प्रस्तावना की शुरुआत होती है। और अब हम लोग जानते हैं कि प्रस्तावना में क्या क्या मुख्य मुख्य अंग था और क्या क्या इससे इम्पोर्टेंट चीज़ निकल के आने वाली है। तो आप देखिए भारतीय संविधान तो बोला गया है, पहला लाइन है कि भारतीय संविधान के आरंभ में संविधान का संक्षिप्त परिचय दिया गया है, जिसे प्रस्तावना कहते हैं। भारतीय संविधान सभा के समक्ष जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान की प्रस्तावना का आरंभिक रूप माना जाता है। प्रस्तावना संविधान के किसी भाग, अनुच्छेद या अनुसूची के अंतर्गत नहीं है। प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग या अभिन्न भाग है। ठीक है। प्रस्तावना से संविधान की प्राकृतिक आदर्श एवं उद्देश्य प्रतिबिंबित होते हैं। विद्वानों ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का आत्मा, संविधान का दर्शन, संविधान का परिचय पत्र, संविधान की कुंजी, संविधान का दर्पण आदि कहा गया है। प्रस्तावना को एक से कई नामों में जाना गया है। इनको कई नाम से पुकारा गया है, जैसे कि संविधान का दर्शन, संविधान का परिचय पत्र, संविधान की कुंजी, संविधान का दर्पण आदि कहा गया है। प्रस्तावना संशोधन योग्य है। प्रस्तावना में अब तक सिर्फ एक बार संशोधन हुआ है। कितना बार? एक बार। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता जोड़ी गई। ठीक है, 3 शब्द जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष, अखंडता और समाजवाद। प्रस्तावना यह घोषित करता है कि यह संविधान भारत के लोगों द्वारा तैयार एवं अंगीकृत है, अर्थात संविधान के उपबंध भारत के लोगों की ओर से अधिकृत है। प्रस्तावना में उल्लेखित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द भारतीय राज्य व्यवस्था, शासन व्यवस्था की प्रकृति की प्रतिबिंबित करते हैं। प्रस्तावना में उल्लेखित समाजवादी शब्द भारत में शासन के संदर्भ में समाजवाद के लिए स्वीकार की गई अवधारणा के लिए है। भारतीय शासन में उदारवादी समाजवाद को अपनाया गया है। भारतीय संविधान उल्लेखित समाजवाद का अर्थ है कि शासन द्वारा गरीब एवं अमीर के बीच खाई को समाप्त करने का सतत प्रयास करना। प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख। प्रस्तावना में उल्लेखित पंथ निरपेक्ष शब्द भारतीय शासन की पंथ निरपेक्षता के अवधारणा की उद्घोषणा है। भारत के संविधान के संदर्भ में पंथ निरपेक्षता का अर्थ शासन द्वारा सभी धर्मों को समान आदर एवं समान संरक्षण प्रदान करना है। ठीक है, यह है पंथ निरपेक्ष का मतलब। अब देखिए प्रस्तावना में लोकतांत्रिक गणराज्य शब्दों का उल्लेख है। लोकतंत्रात्मक शब्द यह उद्घोषित करता है कि भारत का शासन प्रजातांत्रिक स्वरूप का होगा। गणराज्य शब्द यह बताया है कि भारत का सर्वोच्च पद भी प्रजातांत्रिक तरीका से निर्वाचित होगा। अर्थात प्रस्तावना में उल्लेखित लोकतंत्रात्मक गणराज्य भारत में पूर्ण प्रजातंत्र की स्थापना की उद्घोषणा है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना द्वारा यह घोषणा किया जाता है कि यह संविधान अपने नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने के लिए संकल्पित है। 3 तरह का न्याय है। प्रस्तावना जो है 3 तरह का न्याय देता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। प्रस्तावना द्वारा बताया गया है भारत का संविधान अपने नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की 5 तरह की स्वतंत्रता प्रदान करने का संकल्प धारण करता है। ठीक है। प्रस्तावना स्पष्ट करता है कि भारत का संविधान अपने नागरिकों को प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान करने तथा उन्हें के गरिमामय जीवन के लिए हमेशा तत्पर रहेगा।
प्रस्तावना में उल्लेखित राष्ट्र की एकता और अखंडता पद यह दर्शाता है कि इस देश के प्रत्येक नागरिक की पहली पहचान भारतीय होना है तथा इस देश का कोई भी भूभाग देश में पड़े कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं रखता। प्रस्तावना में उल्लेखित बंधुत्व शब्द यह बताता है कि भारतीयों के बीच आत्मीयता एवं अपनत्व की भावना के प्रसार को संविधान परम आवश्यक तत्व के रूप में मानता है। प्रस्तावना में संविधान सभा द्वारा उल्लेख संविधान की को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मप्रीत करने की तिथि का उल्लेख है। यह तिथि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मिति मार्गशीर्ष शुक्ला संपत्ति संवत 2006 विक्रमी है। बेरूबारी संघवाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के प्रस्तावना के बारे में मुख्य रूप से दो बातें कही गई। यदि संविधान के किसी अनुच्छेद शब्द या अंश का एक से अधिक अर्थ निकल रहा हो तो उसके सही अर्थ जानने के लिए प्रस्तावना की सहायता ली जानी चाहिए। और दूसरा बोला गया था कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है। ये कौन से बेरूबारी संघवाद में इसका जिक्र है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के प्रस्तावना के बारे में मुख्य रूप से ये बातें कही गई है। पहला ये कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। दूसरा, प्रस्तावना में संशोधन योग्य है। प्रस्तावना में संशोधन संविधान की आधारभूत तत्व की अक्षुण्णता की दृष्टि से ही किया जा सकता है। ठीक है। संविधान के किसी अंश को समझने के लिए प्रस्तावना को निर्वचन इंटरप्रिटेशन के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए। ये था। तो ये चार मुख्य बात जो है वो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के वाद में कहा गया था। LIC वाद देखिए, LIC वाद 1995 में सर्वोच्च न्यायालय ने पुनः कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, इंटीग्रल पार्ट है। यानी कि SIC वाद 1995 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर से कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान का अभिन्न अंग है, इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है। निष्कर्ष के रूप में प्रस्तावना की स्थिति से संबंधित मुख्य बात यह है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, बिल्कुल है। प्रस्तावना संशोधन योग्य है, बिल्कुल है। प्रस्तावना संविधान के निर्वाचन में सहायक है, बिल्कुल है। प्रस्तावना न तो विधायिका का स्रोत है, न ही विधायिका पर प्रतिबंध स्थापित करता है। प्रस्तावना न्याय योग्य नहीं है, इट इज़ नॉट जस्टिएबल। इसका मतलब यह है कि अगर प्रस्तावना में की गई बातों का उल्लंघन होता है तो आप उस पर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में याचिका दायर नहीं कर सकते। ठीक है। ये राज्य के ऊपर है कि ये आपको वो हक दे या वो जस्टिस दिलाए या न्याय दिलाए, वो राज्य के ऊपर कर्तव्य के तौर पे होता है। तो इसीलिए इसको बोलता है प्रस्तावना न्याय योग्य नहीं है। प्रस्तावना के संबंध में कुछ प्रमुख व्यक्तियों के विचार, ये एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। प्रस्तावना के संबंध में कुछ प्रमुख व्यक्तियों के विचार ये है कि संविधान सभा के एक सदस्य अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर के अनुसार भारतीय संविधान का प्रस्तावना हमारे लंबे समय के स्वप्न को अभिव्यक्त करता है। ठीक है। ये किन्होंने कहा था? तो कृष्ण स्वामी अय्यर ने, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा था। और कुछ मुख्य बात यह है कि संविधान सभा के एक सदस्य KA मुंशी के अनुसार प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली है। ठीक है, जन्म कुंडली है। ये जो है वो TGT जूनियर में 6 to 8 में भी TRE 3 में ये क्वेश्चन आया था। संविधान सभा के अन्य सदस्य पंडित ठाकुरदास भार्गव के अनुसार प्रस्तावना संविधान का सबसे मूल्यवान भाग है। यह संविधान का आत्मा एक कुंजी है। सिर्फ अगर संविधान का आत्मा और कुंजी बोलेगा तो ठाकुरदास भार्गव, यह संविधान के अंतर्निहित मूल्यों के माप का मापक है। और यह भी ठाकुरदास भार्गव द्वारा ही कहा गया है। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने भी प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा है। ठीक है। तो ये सब मुख्य बातें हैं जो याद करने योग्य है। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने भी प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा है। प्रसिद्ध विद्वान सुभाष कश्यप ने प्रस्तावना के बारे में कहा है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा, और प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ा अट्टा टीले का, ठीक है, अट्ठा लिखा है। ठीक है। तो ये जो है वो कहा गया था कुछ विद्वानों द्वारा प्रस्तावना के बारे में, जो कि मुख्य बात थे। तो दोस्तों हम लोग प्रस्तावना को बहुत ही कम समय में ख़त्म कर लिए हैं, और कल हम लोग इससे आगे लेकर आएंगे और इंटरेस्टिंग चैप्टर मौलिक अधिकार, DPSP और मूल कर्तव्य, ये सब देखेंगे हम लोग। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, फिर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे। तो ये था प्रस्तावना आज का जो था बहुत ही छोटा लेक्चर था। तो अगर आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ग्रुपिंग हब से जुड़े रहिए, और बहुत सारे कंटेंट इस पर प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम में काफ़ी लाभदायक साबित होंगे।